हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में आपकी एक प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में आज एडिशनल टॉपिक्स लेकर आया हूं। बेसिकली क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं ना, तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस वाले जो बच्चे हैं, आप सभी का सबसे बड़ा दुख या दर्द जो कहूं मैं वो यही है कि सर बुक में जितना है वो समझ नहीं आ रहा कि किधर से क्या आना है, और ऊपर से क्या कर दिया इन्होंने, एडिशनल टॉपिक्स और दे दिए। तो एक चिंता में आपकी बिल्कुल आपको मतलब कह सकते हैं चिंता मुक्त कर देता हूं इस चीज से कि एडिशनल टॉपिक्स आपके जो जो आने वाले हैं वो सारे एडिशनल टॉपिक्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। उन एडिशनल टॉपिक्स से एक बार में क्या हो जाएंगे, निजात पा लेंगे। एडिशनल टॉपिक्स सारे जो कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस के आपके एडिशनल टॉपिक्स टर्म 2 के एग्जाम में आना है, जो कि 3 चैप्टर से आना है, क्या क्या आना है वो सारा सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। प्लस आपको क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे जाएंगे वो सारा सब कुछ मैंने स्लाइड पे सेट करके रखा है। एक एक करके बताता हूं, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। ये जो कह सकते हैं, ये जो क्या रहेंगे, ये जो स्लाइड रहेगा, ये जो पीडीएफ रहेगा, ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप के कम्युनिटी पे सेक्शन पे भी मैं उसे डाल देता हूं, ठीक है। तो एज यू विश, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। सोशल स्कूल वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको। अगली चीज, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में आपके 3 चैप्टर है। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को साउथ एशिया दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कर दिया, और ग्लोबलाइजेशन है। अब एडिशनल टॉपिक यहां पे सिर्फ इस चैप्टर से आना है, ठीक है। अब मतलब इस चैप्टर से आना है, उसको अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कह लो, न्यू सेंटर ऑफ पावर कह लो। इस चैप्टर से सिर्फ आपका क्या आना है, एडिशनल टॉपिक आना है, ठीक। तो इस चैप्टर के एडिशनल टॉपिक में क्या क्या है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में, देखो टू दी पॉइंट सीधे आता हो, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। आपको ब्रिक्स पढ़ना है, रशिया पढ़ना है, इंडिया पढ़ना है, इजराइल पढ़ना है। मतलब आपने जो यूरोपियन यूनियन, आसियान, मैं उम्मीद करता हूं कि कल वाले सेशन में आपने रिवीजन कर लिया था, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन, आसियान और चाइना के अलावा ये और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, मतलब ये भी इमर्जिंग है। ब्रिक्स हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, इजराइल हो गया। तो इनके सबके बारे में आपको सीबीएसई ने रेफरेंस मटेरियल दिया है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली होगा ये कि रेफरेंस मटेरियल के इर्द गिर्द ही चीजें आएंगी, रेफरेंस मटेरियल के इर्द गिर्द ही चीजें आना है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स एक क्या है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। कौन कौन से 5 देशों के बीच में, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन होता है और इस तरह से ब्रिक्स नेशंस बनते हैं। जिस तरह से आसियान को हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम यूरोपियन यूनियन को पढ़ते हैं कि हाँ दे आर, कह सकते हैं कि दे आर इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज, ठीक। आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जो यूएस हेजेमनी को चेक कर सकते हैं, उसके फॉर्म में वो इवॉल्व हो रहे हैं। वैसे ही ब्रिक्स भी क्या है, BRICS is also much debated and much discussed group when it comes to a new center of power, ठीक है। तो इसमें क्या है, टर्म BRICS refer to ब्राजील, रशिया, चाइना, ठीक है, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। सिंपल हुआ। देखो इस पे मैंने वैसे आपको एडिशनल टॉपिक में सारी चीजें समझा दी है, यहां मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन एडिशनल टॉपिक से बन सकते हैं। टर्म 1 का एक्सपीरियंस जो है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है, इन सारे बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ सर, इन सारे बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछा जाए इस तरीके से, ठीक है। पॉसिबिलिटी पूरी है कि एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर में भी दिया है। और टर्म 1 के एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं कि एडिशनल टॉपिक्स जो देते हैं तो सिर्फ सिलेबस बढ़ाने के लिए नहीं देते, उससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। फाइन, रशिया में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ब्रिक्स टर्न इनटू, जो पहले सिर्फ ब्रिक था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स कैसे बन गया, जब 2009 में किसको, साउथ अफ्रीका को यहां पे इंक्लूड कर लिया गया था। ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो की ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके क्वेश्चन आ जाता है छोटे मतलब वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाएगा, 2 मार्क्स में आ जाएगा। क्या, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स आर प्राइमरीली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट mutual economic benefits among its member, besides non-interference in the internal policies of each nations and mutual equality, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे तो बात क्या की जा रही है किस चीज की, कि बेसिकली आपको ये तय करना है कि आप क्या करोगे, एक म्यूचुअल कॉपरेशन इकोनॉमिक लेवल पे इंश्योर करोगे और लोगों के अलग अलग देशों के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे, बस आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो ब्रिक्स को इसीलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, यूरोपियन यूनियन और आसियान की तरह ये इकोनॉमिक डायमेंशन से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे 11th कॉन्फ्रेंस का आपको रेफरेंस मटेरियल में दिया है, लेकिन इसकी 11th के बाद में 12th कॉन्फ्रेंस, 13th कॉन्फ्रेंस, तो 13th कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी वर्चुअली, ठीक है। अब जो अगली होना है 2022 की, वो चाइना में होना है, ठीक। तो 2021 की कहां हुई थी, इंडिया में हुई थी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स कंक्लूडेड इन ब्राजील इन 2019, चेयर्ड बाय ब्राजीलियन प्रेसिडेंट
जैर बोल्सोनारो, ठीक है, ये ब्रिक्स हो गया। अब सवाल क्या बनेगा, तो देखो यहां पे मैप कहां से आएगा हमें नहीं पता है। अगर ऐसा एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, वर्ल्ड मैप दे दिया आपको, समझना मैं मैप के क्वेश्चन भी इसीलिए रिवीजन सेशंस वगैरह में सब में बताते चल रहा हूं कि अगर आपको मैप का क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ठीक है, मैप का क्वेश्चन कैसा दे दिया, यहाँ पे क्या मतलब ये वाला रीजन शेड कर दिया या फिर ए लिख दिया यहाँ पे, और वो 1 2 3 करके इस तरह से पॉइंट दे दिया आपको, जैसे हमने सैंपल पेपर में डिस्कस किया है। और आपसे पूछ लिया कि बताओ आइडेंटिफाई द कंट्री, ठीक है, विच वाज इन्वॉल्व्ड इन अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 2009 एज द 5th मेंबर, ठीक है, तो हिंट दे दिया आपने। अब यहाँ पे मार्क किया है एस से साउथ अफ्रीका था। आगे समझो, तो ऐसे मैप पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैप पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है, मैप पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है और इंडिया है। ये 5 देश ध्यान रखना, ब्रिक्स नेशन 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है, तो ये 5 ब्रिक्स नेशन है, इनका ध्यान रखना। व्हेन वाज ब्रिक्स फाउंडेड, तो 2006 मेंशन इट्स की ऑब्जेक्टिव, तो म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स, सिंपल, ठीक है। ब्रिक्स हो गया एक। रशिया की अगर बात करें तो रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट, मतलब ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में क्या क्या है, रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन के पहले क्या है, यूएसएसआर जो था उसका लार्जेस्ट कंट्री था रशिया, ठीक है। रिजोल्यूशन के बाद में अगर जैसे आप देखोगे 1980s और 1990s में रशिया जो है स्ट्रॉन्ग सक्सेसर की तरह इमर्ज हुआ है। स्ट्रॉन्ग सक्सेसर की तरह क्यों इमर्ज हुआ यूएसएसआर का, क्योंकि उसकी जीडीपी जो है 11th है, लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। उसके पास में मिनरल्स के रिजर्व है बहुत सारे, गैस वगैरह, ये सारी चीजें, ग्लोबल मार्केट में उसका इन्फ्लुएंस है एक बहुत बड़ा। इन एडिशन रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, तो यूएसएसआर का जो भी पूरा स्टॉक पाइल था न्यूक्लियर वेपन का, वो किसके पास गया, वो पूरा का पूरा गया रशिया के पास में, फाइन। उसी के साथ साथ रशिया इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5, ठीक है, तो P5 पावर का पार्ट है। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये बनेगा, रशिया एक न्यू सेंटर ऑफ पावर में आ गया, जस्टिफाई द इमर्जेंस ऑफ रशिया एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, व्हाई रशिया इज कंसिडर्ड एज द अल्टरनेटिव ऑफ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन 21st सेंचुरी। तो न्यू सेंटर ऑफ पावर में एडिशनल टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रहेगा, कंटेंट आपके पास में है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वैसे आपको सारा सब कुछ सीबीएसई ने दे चुकी है पहले ही, क्लियर हुआ। तो जस्टिफाई द इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर क्यों बना, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री था, न्यूक्लियर वेपन उसके पास गए, 11th लार्जेस्ट जीडीपी है उसकी, वर्ल्ड ट्रेड में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, परमानेंट मेंबर भी है, तो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी यही बनेगा फिर बाद में, ठीक है। इंडिया, ठीक है, अब ये आपको सैंपल पेपर में भी आया इंडिया की, जस्टिफाई करो इंडिया क्यों एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज हो सकता है 21st सेंचुरी में। तो द 21st सेंचुरी इज बीइंग सीन एज द इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। वर्ल्ड जो है क्या है, तो मल्टी डायमेंशनल वे में एक्सपीरियंस कर रहा है, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज of India in multi-dimensional way. The economic, cultural, strategic position of country with a population of more than 135 crore is very strong. ठीक है, मतलब population wise हम एक बहुत strong country, हमारा diaspora आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। Economic perspective से देखोगे तो हम क्या, we are targeting 5 trillion economy, a competitive huge market and ancient inclusive culture with 200 people of Indian diaspora spreading across the globe, ठीक है, impart distinct meaning and silence to India, ठीक है, as a new center of power in 21st century. So these are the points which are proving that India can be a मेजर पावर इन 21st सेंचुरी, ठीक है, न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह कैसे इमर्ज हो सकता है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपने बता दिया, ठीक है, इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, हर पर्सपेक्टिव से। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट विद इंडिजिनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर, ठीक है। मेक इन इंडिया स्कीम जो है टेक्नोलॉजी और साइंस को एक बड़ा दूसरा माइलस्टोन की तरह एस्टैब्लिश कर रही है, ठीक है। ऑल दीस चेंजेस आर मेकिंग इंडिया इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन प्रेजेंट वर्ल्ड। तो यही क्वेश्चन आपको इंडिया के ऊपर भी बनेगा क्या, कि डू यू थिंक इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर, तो यस आप लिख दोगे इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, कल्चरल पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज राइजिंग, ठीक है, राइजिंग, इंडिया इज राइजिंग एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें भी आपको आंसर वही रहना रहेगा कि किस तरह से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से, कल्चरल पर्सपेक्टिव से इंडिया ग्रो कर रहा है, सिंपल। तो न्यू सेंटर ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में लिखना रहेगा। एक और जो न्यू सेंटर ऑफ पावर में एडिशनल टॉपिक दिया है वो दिया गया है इजराइल का। अब इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन 21st सेंचुरी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस बिसाइड इकोनॉमी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना रहेगा क्या, कि इजराइल जो है, तो इजराइल कैसे एक छोटा सा देश है सर, ये तो यहाँ पे इजराइल मैप पे देंगे तो मैप पे देने में दिक्कत चली जाती, इतना छोटा है वो, ठीक है। लेकिन इजराइल भी एक सेंटर ऑफ पावर की तरह क्यों इमर्ज हो रहा है, क्यों हमारे सिलेबस में ऐड किया है, तो उसमें सिचुएशन सीधी ध्यान रखना है कि क्या है, इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज. Israel has reached new heights of global political standing by virtue of its
इनडोमिनेटेबल डिफेंस पावर्स, ठीक है, डिफेंस पावर बहुत अच्छी है उसकी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। छोटा सा देश है, उसके बावजूद भी क्या है, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट है। ट्रेड जो करता है वो क्या है, ट्रेड सरप्लस कंट्री है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सस्टेनिंग अगेंस्ट द एडवर्सिटीज इन द प्रिंसिपल विथ which a small Jewish Zionist nation, that is Israel, is placed in the contemporary global politics in general and the Arab dominated West Asian politics in particular। ठीक है, तो अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है इजराइल। इस कारण से इजराइल को हम क्या कह सकते हैं, इजराइल इज आल्सो इमर्जिंग एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, ठीक है, एक नए सेंटर ऑफ पावर की तरह इजराइल भी इमर्ज हो रहा है। तो हाउ कैन यू से दैट इजराइल हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन 21st सेंचुरी? तो आप बताना, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, इन सारी चीजों के चलते। समझ में आया? ये 4 एडिशनल टॉपिक रहेंगे आपके, 4 आपको न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह पढ़ना रहेगा इस चैप्टर से। अब उसके बाद में जो हमारे चैप्टर्स थे, कौन से वाले, उसके बाद में ये जो चैप्टर्स थे हमारे, मतलब ये साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इससे कोई एडिशनल टॉपिक है नहीं, ग्लोबलाइजेशन से कोई एडिशनल टॉपिक है नहीं। बच्चे इसमें सार्क सार्क चिल्लाते हैं, ठीक है, तो सार्क सार्क जो चिल्लाते हो ना, तो आप कॉपरेशन वाला जो टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, मतलब जो कॉपरेशन वाला टॉपिक लास्ट में है इसी चैप्टर में, तो इसी चैप्टर के लास्ट में आपको सार्क का मिल जाएगा, सार्क साफ्टा वगैरह सब मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, तो वो वहां से पढ़ लेना, सार्क साफ्टा वगैरह जो हो गया। क्लियर हुआ? अब आ जाओ बुक 2 पे। बुक 2 में जैसे आप देखोगे, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जो है नाम बदल दिया इसका, क्या कर दिया, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब ये पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इसमें कोई एडिशनल टॉपिक है क्या? नहीं, इसमें कोई एडिशनल टॉपिक नहीं है। लेकिन नीचे के जो 2 एडिशनल टॉपिक है, ठीक है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर को क्या कर दिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कर दिया। और इसमें बच्चे पूछते हैं सर वो डेमोक्रेटिक अपसर्ज वाला टॉपिक, समझाता हूं मैं अभी। हम तो यहां पे एक टॉपिक ऐड, मतलब यहां पे आपके 2-3 टॉपिक ऐड हुए, बताता हूं कौन कौन से हुए। तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जिस चैप्टर का नाम किया है उसमें एडिशनल टॉपिक है, साथ ही साथ में रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसका नाम अब क्या कर दिया है, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर में भी एडिशनल टॉपिक है। तो 2 चैप्टर में एडिशनल टॉपिक है। अब इन दोनों चैप्टर के एडिशनल टॉपिक देखो क्या क्या है। तो एक जैसे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें क्या क्या टॉपिक है, जयप्रकाश नारायण और उनका टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। ये 4 टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। ये चारों टॉपिक को दिक्कत दे रहे हैं आपको, है ना, मुस्कुरा रहे हो। तो ये चारों टॉपिक हम समझते हैं जरा क्या है, इन पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। मैंने कंटेंट को उस तरह से स्प्लिट कर दिया कि क्वेश्चन अगर बनता है तो। जयप्रकाश नारायण कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? जयप्रकाश नारायण इज आल्सो नोन फॉर 3 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जयप्रकाश नारायण वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970s, ठीक है। ही वाज द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, ठीक। अब उनका जो कह सकते हैं काम है वो 3 चीजों के लिए जाना जाता है, हिज फाइट अगेंस्ट करप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड द कैंपेनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। आपको टोटल रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है और जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ही वाज द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हु अंडरटुक अ ट्राइड अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड बिहार। तो जो करप्शन था, ठीक है, तो करप्शन के अगेंस्ट में आवाज उठाने वाले पोस्ट इंडिपेंडेंट लीडर की अगर बात करें तो ये पहले अपने आप में एक ऐसा नेता थे जिन्होंने गुजरात और बिहार। अब देखो क्या हो रहा है ना कि यही चीज ध्यान रखना रहेगी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण ने गुजरात बिहार में क्या किया, मूवमेंट करप्शन के अगेंस्ट में उठाए थे। मैप पे आपसे पूछ दिया, गुजरात पे ए लगा के, गुजरात पे ए लगा के पूछ दिया कि आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर जयप्रकाश नारायण लेड अ ट्राइड अगेंस्ट द करप्शन। समझ रहे हो? तो यहां पे मैप 10th क्लास की तरह आपको स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया कि ये याद करके चले जाना। यहां तो जो आप पूरा पढ़ रहे हो उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से आपको मैप लगाना रहेगा। समझ में आया? वो चीज रहती है। तो फर्स्ट लीडर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हु अंडरटुक अ ट्राइड अगेंस्ट करप्शन थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड बिहार, ठीक है। ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट द करप्शन, ठीक है। तो करप्शन के अगेंस्ट में इन्होंने लोकपाल के ऑफिस की बात करी, वो लोकपाल जिसको अभी तक हम ढूंढ रहे हैं, एक पावरफुल लोकपाल जिसको अभी तक ढूंढ रहे हैं, इन्हीं की लाइन पे जैसे अन्ना हजारे वगैरह आप इनको देखेंगे, ठीक है। तो ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन। हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी एनकम्पासिंग 3 लेयर्स, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे उनका जो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का भी आइडिया, तो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म में क्या है कि सोशलिज्म को कम्युनिटी मतलब कह सकते हैं कम्युनिटी ड्रिवन बताते हुए क्या कम्युनिटेरियन सोशलिज्म में क्या आइडिया देते देखो ये। तो इस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म व्यू इंडिया एज ए सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज एनकम्पासिंग 3 लेयर्स, कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र। तो कम्युनिटी से रीजन बनता है, रीजन से राष्ट्र बनता है। तो सोशलिज्म जो है रूट लेवल तक जाना चाहिए, उनका आइडिया था।
ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू फेडरेशन। अब देखो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। जयप्रकाश नारायण इज नोन फॉर हिज 3 कंट्रीब्यूशन, व्हाट आर दोस 3 कंट्रीब्यूशंस? तो आप बताएंगे करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, दूसरा उन्होंने कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का आइडिया दिया, सिंपल सिंपल ध्यान रखना है, और तीसरा टोटल रेवोल्यूशन का। तो बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड स्टेट। ठीक है, इंडिविजुअल एक सोसाइटी एक स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है टोटल रेवोल्यूशन के आइडिया पे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। ये संपूर्ण क्रांति क्या है देखो, तो अब टोटल रेवोल्यूशन पे एक क्वेश्चन बन गया, तो ठीक है यही बनेगा, हु वाज जयप्रकाश नारायण, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में लिख के आप उनके 3 कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ गया एक, तो उसके अलावा देखो हम क्या कर रहे हैं, सब काम पॉसिबिलिटी पे कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि ये सवाल आएंगे आपके, लेकिन छोड़ के तो ना जाएं, कुछ भी छोड़ के ना जाओ। एडिशनल टॉपिक से ये जरूर है कि एक ना एक क्वेश्चन आना है, तो इस पूरे वीडियो में से आपको ये तय है कि 4 नंबर या 6 नंबर या 2 नंबर कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो हु वाज द जयप्रकाश नारायण, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन गिवन बाय जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो टोटल रेवोल्यूशन का आइडिया दिया गया था उस पर शॉर्ट नोट लिखो। तो ये तो आपको बन जाएगा, ऊपर मैंने बताया जयप्रकाश नारायण, ये आंसर मिल गया। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन था। अब अगर टोटल रेवोल्यूशन की बात की जाए तो हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन सॉट टू एनकंपास मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस चीज की बात करी उन्होंने कि क्या है, हर एस्पेक्ट पे, ठीक है, लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, वो मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल, हर एस्पेक्ट पे बदलाव लाया जाए, हर एस्पेक्ट पे क्रांति लाई जाए, उस चीज की बात करी उन्होंने। इस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड द राइट टू रिकॉल द इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला समितिस इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर क्लीन पॉलिटिक्स इन कंट्री। ठीक है, टोटल रेवोल्यूशन में पहली बात करते हैं वो कि हर एस्पेक्ट पे रेवोल्यूशन आए। दूसरी चीज क्या है, उन्होंने क्या बोला कि इंपॉर्टेंस है विलेज की, मोहल्ला की, समिति की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स जो है सिर्फ ऊपर के लेवल पे ना हो, ऊपर के लेवल पे इन द सेंस क्या है कि सेंट्रल लेवल पे ना हो। इनफैक्ट ही कॉल फॉर दी ऊपर के लोग टू ज्वाइन, और यहां पे ऊपर के लोग से उनका मतलब ये कि सोसाइटी का वो सेक्शन जो बदलाव चाह रहा है उसे बदलाव के लिए उतरना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज की बात करी। द एसेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड मैन हु कुड बी रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो जो एसेंस है ट्रांसफॉर्मेशन का, द एसेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड द मैन हु कुड बी रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो इनका मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मनुष्य जो है ना वो बदलाव लाएगा, मनुष्य को अपने अंदर से बदलाव लाके समाज में बदलाव लाना रहेगा। टोटल रेवोल्यूशन का क्वेश्चन अगर बनता है, शॉर्ट नोट ऑन द आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन गिवन बाय जयप्रकाश नारायण, सो दीज आर दी पॉइंट्स। ठीक है, अब आते हैं हु वाज, ये हो गया। अब उसके बाद में राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। देखो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं किस पे, दीनदयाल, अगर ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो एक दीनदयाल उपाध्याय और इनके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे आइडिया, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लेके चल रहे हैं हम। कारण ऑब्वियस है, ठीक है, गवर्नमेंट जो रहती है तो अपने जो कह सकते हैं पार्टी के फाउंडर्स या फिर आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स वाले जो रहते हैं तो वो वहां से क्वेश्चन एसोसिएट होकर आने की एक नॉर्मल टेंडेंसी देखी है मैंने। ठीक है, अब अगर राम मनोहर लोहिया की बात करें तो इन्होंने भी सोशलिज्म का आइडिया दिया। मतलब यहाँ पे क्या, ये वाला जो इनका आइडिया पार्टी ऑफ सोशलिज्म, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो राम मनोहर लोहिया हैज बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ही कैंपेन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब क्या है, व्हाइल एसोसिएटिंग सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी, तो सोशलिज्म को इन्होंने डेमोक्रेसी से जोड़ा। लोहिया कंसिडर्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इक्वली इररिलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी, तो इन्होंने कैपिटलिज्म को भी और कम्युनिज्म को भी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कम्युनिज्म को इररिलेवेंट बना दिया तो सोशलिज्म कैसे लिया इन्होंने, तो वही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करी। ठीक है, तो ही कैंपेन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म while associating his socialism with democracy. His principle of democratic socialism has sought two objectives. ठीक है, राम मनोहर लोहिया का जो प्रिंसिपल है उसने 2 ऑब्जेक्टिव्स दिए। क्या कि एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोशलिज्म का, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए तो फूड और हाउसिंग के फॉर्म में होना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, डेमोक्रेसी और फ्रीडम के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी और फ्रीडम के फॉर्म में होना चाहिए। तो द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग, नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। समझ में आया, ये 2 एस्पेक्ट्स जो इन 2 एस्पेक्ट्स पे उन्होंने बात करी है। ठीक, तो इनका डेमोक्रेटिक मतलब इनका जो सोशलिज्म है तो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडिया क्या है, अब राम मनोहर लोहिया का एक कंट्रीब्यूशन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया, ये ध्यान रहेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है चौभुजा राजनीति, मतलब 4 पिलर्ड पॉलिटिक्स की बात करी। 4 पिलर्ड पॉलिटिक्स में क्या है, इन्होंने फेडरलिज्म को दर्शाते हुए बताया कि सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ठीक है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है तो इनके थ्रू एकदम रूट लेवल तक जाना चाहिए। ठीक है, तो गिविंग कंसिडरेशन टू अफर्मेटिव एक्शंस, लोहिया आर्ग्यूड दैट पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस, मतलब अफर्मेटिव एक्शंस क्या है, ध्यान करो 11th पॉलिटिकल साइंस में पढ़ के आया कि जो सरकार एक्शंस ले रही है, ठीक है, तो गिविंग द कंसिडरेशन ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस
लोहिया आर्ग्यूड दैट पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन should not only be for the downtrodden but also for the women and non religious minority। ठीक है, तो अगर कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा है तो अपलिफ्टमेंट के लिए काम सिर्फ डाउनट्रोडन तक नहीं सीमित रहना चाहिए, महिलाएं, नॉन रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे ट्राइब्स वगैरह हो गए, तो इनके लिए भी अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए। और इन्हीं दो आइडियाज पर बेस्ड चौभुजा राजनीति और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड चौभुज राजनीति, ठीक है, लोहिया सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म एज एन अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म की बात करी उन्होंने, जिसके चलते क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हिम, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और चौभुज राजनीति के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म होना चाहिए। ठीक है, जो सारी पार्टी से मिलकर बने और फिर उस तरह से देश का विकास हो। ठीक है, द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव 3 सिंबल्स। ठीक है, मतलब 3 सिंबल्स क्या होना चाहिए, एक स्पेड होना चाहिए, प्रिपेयर्ड टू मेक एफर्ट्स, मतलब ये जब पार्टी ऑफ सोशलिज्म बनाएगी तो एक स्पेड सिंबल हो, जो स्पेड क्या दर्शाएगा कि लोग मेहनत करने के लिए तैयार है। वोट, आम जनता के पास में वोटिंग राइट होना चाहिए, वोट पावर ऑफ वोटिंग एंड प्रिजन मतलब क्या, विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइस। अब सोशलिज्म का आइडिया यही रहता है ना कि क्या कैपिटलिज्म की तरह ऐसा नहीं है कि बस कंसंट्रेट करते जाओ, सोशलिज्म में सबका साथ सबका विकास वाला आइडिया पिच करा जाता है। तो वहां पे आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या चीज हाईलाइट होना चाहिए, यहाँ पे जो मतलब जो पार्ट हाईलाइट होने की बात हो रही है वो ये हो रही है कि लोग सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहे। ठीक है, अब देखो सवाल भी बता देता हूं आपको। तो व्हाई डिड राम मनोहर लोहिया सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म? तो पार्टी ऑफ सोशलिज्म सपोर्ट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो क्या है, उस तरह से इंक्लूसिव बना सकते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को ग्रो करवा सकते हैं। पार्टी ऑफ सोशलिज्म में बेसिकली उन्होंने 3 कंपोनेंट दिए, स्पेड, वोट और प्रिजन, वो वाला पॉइंट आपको लिखना रहेंगे। एक सवाल, लोहिया पार्टी ऑफ सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन 2 प्रीमाइसेस, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ साथ में एक और क्या था, चौभुज राजनीति। ठीक है, ये 2 प्रीमाइसेस पर बेस्ड है, दोनों प्रीमाइसेस को आप समझाएंगे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में उन्होंने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को बताया है, और चौभुज राजनीति में उन्होंने क्या प्रीमाइसेस दिए हैं कि 4 पिलर्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए, वो सारी चीजें। दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, अब दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में क्या आया, दीनदयाल उपाध्याय और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में बेसिकली आप देखोगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज अ फिलोसोफर, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन। ठीक है, तो हु वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज फिलोसोफर, sociologist, economist and politician। ठीक है, the philosophy presented by him is called as integral humanism। देखो मैं आपको सिंपल पहले इंटीग्रल ह्यूमनिज्म समझा देता हूं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म सिंपल सा ये कहना चाहता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ठीक है, उन्हें सेंटर मान के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए। ठीक है, कोई प्लान्स, कोई पॉलिसी ना हो, ह्यूमन बीइंग्स अपने मन से, चित्त से, ठीक है, मतलब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में ये है कि इंसान के अंदर का जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, ठीक है, जो उसके अंदर क्या है, मानवता है ना, वो मानवता से आप ग्रोथ को एक्सपेक्ट करो, ना कि आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस लगाओ। सिंपल सी चीज। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, फिलोसफी प्रेजेंटेड बाय हिम इज नोन एज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म which was intended to present an indigenous socio-economic model in which human being remains at the center of development। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या आपके सामने एक पॉइंट पिच कर रहे हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल प्रेजेंट करने की बात की गई है, जहां पे क्या होगा कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट में कौन रहे हैं, जहां पे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट में एक तरह से आपको किन्हें रखने को कहा गया है, ह्यूमन बीइंग्स को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट रखने के लिए, इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन विच ह्यूमन बीइंग्स रिमेन्स। ठीक है, एक मतलब आप कैपिटलिज्म को फॉलो मत करो, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ये भी कहता है कि आप मार्क्सिज्म को फॉलो मत करो, आप अपना खुद का एक इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करो। ठीक है, अब आप यहां देखोगे ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है, तो हिज फिलोसफी वाज मोर इन अलाइंड विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की तरह क्या है, द एम ऑफ द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज टू इंश्योर डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग व्हाइल बैलेंसिंग द नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो वही है कि इंडिविजुअल का ग्रोथ ही सोसाइटी का ग्रोथ है, इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर करना, इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। महात्मा गांधी का मैं बता रहा हूं, महात्मा गांधी के आइडियाज से बहुत ज्यादा अलाइंड है इनकी भी फिलोसफी। ठीक, सो दैट दोज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड। फाइन, रिसोर्सेज की बात करिए, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एनहांस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। इन्हें फिलोसोफर, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक इसके ऊपर भी कमेंट्री दी है। क्या कमेंट्री दी है, एज इट सीक्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी इट इज बेस्ट सूटेड फॉर कंट्री एज अ डाइवर्स इंडिया। मतलब ये तो फिलोसफी का पार्ट हो गया। तो यहां पे दी फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स, प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट। मतलब होल मतलब क्या है, समाज को पूरे समाज की तरह देख के चले जाए, इंडिविजुअल्स को मत फोकस करो आप। ठीक है, अब बोलोगे सर एक समय पे आप बोल रहे हो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट और दूसरे समय पे आप बोल रहे हो समाज का डेवलपमेंट। बेसिकली फिलोसफीज में यही दिक्कत होती है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन ईजी होता है। कैसे कि यहां पे ये बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ग्रोथ से ही सोसाइटी ग्रो होगी, लेकिन अब वो इंडिविजुअल की ग्रोथ पे फोकस मत करना, आप सोसाइटी को देखना कि सोसाइटी के लिए क्या भला होगा जिससे सारे इंडिविजुअल्स ग्रो कर जाए। ठीक है, मतलब
क्या होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स की ग्रोथ पे फोकस करेंगे, लेकिन वो सोसाइटी ड्रिवन होना चाहिए, सोसाइटी ड्रिवन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका बड़ा वो सोसाइटी की ग्रोथ होगा, उसके साथ में आप इंडिविजुअल्स को कैसे ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीमेसी टू धर्मा, अब ये मतलब क्या है कि ही इज मोर फोकसिंग ऑन इंटरनल रिफॉर्म। तो धर्म जो है, धर्म यानी क्या होता है, गुड मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, सुप्रीमेसी ऑफ धर्म होना चाहिए, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी होना चाहिए कि सोसाइटी जो ऑटोनॉमस रहे, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना रखे, वो इंडिजीनियस सोशो इकोनॉमिक फॉर्म में ग्रो करे। क्लियर हुआ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज बोथ कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि दोनों ही आइडिया को उन्होंने अपोज करते हुए, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का आइडिया दिया। और क्यों अपोज किया देखो, तो अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज, ठीक है, only consider the need of the human body and mind, so they are based on materialistic purpose, whereas spiritual development, integral humanism is based on internal reform, spiritual development पे, ठीक है, whereas spiritual development is equally considered important for the complete development of human being, which is missing in both capitalism and socialism। ठीक है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म में जो मिस हो रहा है वो क्या है कि स्पिरिचुअल रिफॉर्म की कोई बात नहीं करता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता है। ये दोनों ही कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म दोनों ही मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, बेसिंग हिज फिलॉसफी अपॉन द इंटरनल कंसेंसस pure human soul to be called Chit, Deendayal Upadhyay envisaged a classless, casteless and conflict free social system। ठीक है, तो इंटरनल कंसाइंसेस पे, इंटरनल रिफॉर्म पर बेस्ड वो क्या आइडिया देते हैं, वो एनविसेज करते हैं कि क्लासलेस, कास्टलेस और कंफ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम डेवलप होना चाहिए। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय एडवोकेटेड इंडिजिनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन, जैसे आप राम मनोहर लोहिया को देखोगे, दीनदयाल उपाध्याय को देखोगे, दोनों में कॉमन पॉइंट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो एक इंडिजीनियस मॉडल डेवलप करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी पर्टिकुलरली विद फोकस ऑन द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक्स क्यों कहा गया, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन और स्वदेशी की बात करते हैं, एसोसिएट विद महात्मा गांधी। ठीक है, दे आर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए ग्रोथ की, स्वदेशी पे फोकस किया जाना चाहिए। इस फिलॉसफी ब्रॉडली रिवॉल्व अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ अर्थ्यम। ठीक है, उनकी फिलॉसफी जो है तो अर्थ्यम की फिलॉसफी के आजू बाजू रिवॉल्व करती है। अर्थ्यम मतलब क्या है, अर्थ्यम मतलब अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ यानी मनी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि इसकी एब्सेंस, उसकी प्रोमिनेंस, दोनों ही डिस्ट्रक्शन और डिनिग्रेशन होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, आप जैसे देखोगे कि पैसा है, ज्यादा है, तो अगर उसका प्रोमिनेंस है वो भी घातक है, अगर उसकी एब्सेंस तो भी घातक है। उसी के लिए क्या है, ठीक है, डिनिग्रेशन ऑफ धर्मा विच इज सो सेंट्रल टू इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो उन्होंने अर्थ्यम की फिलॉसफी दी। अर्थ्यम की फिलॉसफी ये बोलती है कि एक मध्यम पात्र रहे, मिडिल पात्र रहे, जहां पे दोनों ही चीजें बैलेंस आउट रहे। ठीक है, दोनों ही चीजें बराबर रहे, जो जिससे क्या होगा, जिससे डिसइंटीग्रेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ धर्मा ना हो, क्योंकि धर्म ही इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का क्या है, बेसिस है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा को उन्होंने बहुत प्रोमिनेंस दी है। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज अ फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन। तो आप बताएंगे उनकी फिलोसफी इंटरनल ह्यूमनिज्म के बारे में। सोशियोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने बताया किस तरह से समाज में आप क्या देख रहे हैं, समाज में ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बताया कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, स्वदेशी वगैरह पे फोकस किया। पॉलिटिशियन कैसे थे, तो पॉलिटिशियन ऐसे थे कि उनकी फिलोसफी पर बेस्ड बहुत सारे प्लान्स, पॉलिसीज बनाए जाते हैं। ठीक है, डाउन ट्रोडन का अपलिफ्टमेंट कैसे हो, ये सारी चीजें। क्लियर हुआ? अब अगर आप ये हो गया तो उसके बाद में एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। तो उसके पीछे का आइडिया ये है कि वो क्या कहते थे, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म वगैरह सब मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस करता है, बॉडी और माइंड के डेवलपमेंट पे, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे अपोज करते हुए अपना इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दिया है। ठीक है, अब इस और चैप्टर से एक और जो टॉपिक आना है वो क्या आना है, वो आना है डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। डेमोक्रेटिक अपसर्जेस से आपको क्या समझ में आता है? देखो, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस वाला टॉपिक जो है ना, तो बेसिकली ये इस चीज पे फोकस करता है कि किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेमोक्रेसी ग्रो करी है। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस और अपसर्जेंस जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। रिसर्जेंस मतलब डेमोक्रेसी का कैसे वापस, आप देख रहे हैं कि एक समय पे ग्रहण लग जाता है डेमोक्रेसी को। कैसे ग्रहण लग जाता है, तो जब आप इमरजेंसी वगैरह वाला टाइम पीरियड देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली वही बताया गया है कि वो डेमोक्रेसी बाउंस बैक कैसे करती है, या फिर डेमोक्रेटिक लहर कौन कौन सी आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भी मुझे गट फीलिंग आ रही है, हाई है, अगर एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस क्या है, तो इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज डेमोक्रेटिक अपसर्ज। डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्या होता है कि जब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, वो डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहलाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल सोशल साइंटिस्ट हैव कैरेक्टराइज्ड 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जैसे अगर आप देखोगे तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सोशल साइंटिस्ट हैव कैरेक्टराइज्ड 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। ठीक है, 3 तरह के ऐसे आपको लहर देखने को मिले। पहला लेयर इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में, ठीक है, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ध्यान रखना 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है तो दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड फ्रॉम द 1950s टिल 1970s, ठीक है, व्हिच वाज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन अडल्ट वोटर्स टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोथ इन सेंटर एंड इन स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है तो सेंटर स्टेट दोनों ही लेवल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है कि पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड फ्रॉम 1950s टू 1960s 1970s, जहां पे क्या है दोनों ही लेवल पे सेंटर और स्टेट लेवल पे पहली बार आजादी मिली ना, पहली बार लोगों का पार्टिसिपेशन। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज की कॉमन मतलब कह सकते हैं आइडेंटिफिएबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दिस फॉल्सिफाइड द वेस्टर्न मिथ दैट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स मॉडर्नाइजेशन। तो जो एक वेस्टर्न मिथ रहा है कि डेमोक्रेटिक सक्सेस के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एक्सेस टू मीडिया होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। तो इस चीज को फॉल्सिफाई करा। ठीक है, इस चीज को फॉल्सिफाई करा किसने, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज ने। या फिर ये बताया कि एक प्रिमिटिव देश, प्रिमिटिव तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा कहेंगे कॉलोनियल कंट्री से, मतलब एक कॉलोनियल रूल से आजादी पाने के बावजूद भी हमने क्या है, हमारा सक्सेसफुल हमने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर लिया। तो जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए पार्लियामेंट्री लाइंस पे, दैट वाज द टेस्टिमनी ऑफ द इंडियाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ठीक है, आया समझ में, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज इंडिपेंडेंस के बाद में जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न मीडिया को फॉल्सिफाई करा कि नहीं हम भी डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहां आती है, ये 1980s के बाद आती है। ठीक है, तो 1980s या फिर 1980s के बाद का अगर टाइम पीरियड देखोगे तो यहां पे क्या देखने को मिलता है कि सोसाइटी का वो सेक्शन, सो कॉल्ड सोसाइटी का वो सेक्शन जो क्या है बैकवर्ड कहलाया जाता था, जो मेन स्ट्रीम से बाहर था, उसका पार्टिसिपेशन जब बढ़ा पॉलिटिक्स में, इसे सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा गया है। ठीक है, योगेंद्र यादव वाला। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो जो सोसाइटी का ये वाला सेक्शन जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ठीक है, इनका जब पार्टिसिपेशन बढ़ा तो इसे सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा जाता है। This participation has made Indian politics more accommodative and accessible for the classes. ठीक है, तो this participation has made Indian politics more accommodative and accessible for these classes. ठीक है, although these upsurge has not made any major changes in the standard of living of these classes, especially Dalits, the participation of these classes into the organizational and political platforms gave them the opportunity to strengthen their self-respect and ensure empowerment in democratic politics of the country. सिंपल सी चीज है कि सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन इस कैटेगरी का पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन से सिचुएशन तो नहीं बदली एकदम से, ठीक है, रातों रात तो चीजें नहीं बदलती, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखने को मिल गया। सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बाद में थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की अगर हम बात करते हैं तो जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था वो कहां था, वो ये लिबरलाइजेशन के बाद वाला जो एरा रहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्ली 1990s में। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो डेमोक्रेसी इट इज नाउ बीइंग ड्रिवन बाय द मार्केट। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ड्रिवन बाय द मार्केट एनकंपासिंग ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, thus paving the way for थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। तो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज 1990s के बाद लिख सकते हो, जो मार्केट के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रही है। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज रिप्रेजेंट अ कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट which is based not on the principle of survival of fittest but rather the survival of the ablest। ठीक है, जो सबसे एबल होगा। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में क्या आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ गई है, मतलब पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। ठीक है, इट अंडरलाइंस 3 shifts in India's electoral market from state to market, from government to governance, from state as controller to the state as facilitator। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। Moreover, the third democratic upsurge seeks to promote the participation of youth who constitute a significant chunk of Indian society and have emerged as a real game changer in view of their increasing electoral preferences for both development and governance in India's contemporary democratic politics। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ एक डिस्टिंक्टिव फीचर रहा, ये सारी चीजें होती है। अब सवाल क्या क्या बन सकते हैं देखो, तो एक तो इन जनरल डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, पहली 1950s से 70s, दूसरा 1980s के टाइम पीरियड में, और तीसरा 1990s के बाद में, जहां पे मार्केट ड्रिवन डेमोक्रेसी हो गई है, यूथ का पार्टिसिपेशन वगैरह देखने को मिला है। अब एक सवाल और जो बन सकता है वो डिफरेंशिएट, कंपेयर, कंट्रास्ट करने को पूछ सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने आपको सेकंड और थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बीच में कंपेयर कंट्रास्ट करने को कह दिया, टाइम पीरियड अलग था, पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स अलग अलग थे, लेकिन अगर यही फर्स्ट सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज को कंपेयर कंट्रास्ट करने को दे देंगे तो भी घबराना मत, हाथ मत खड़े कर देना ऐसे, वहां पे आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, वहां पे आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो दीज आर दी पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर दी पॉइंट्स, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। अगली चीज क्या है, इंडिया पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट।
ये वाला जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर से दो एडिशनल टॉपिक है। कौन कौन से? एनडीए 3 एनडीए 4 की सरकार के बारे में, और दूसरा जो है इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं एनडीए 3 एनडीए 4 के बारे में। तो एनडीए 3 मतलब क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी लेड कोलिजन जो है, ठीक है, तो 2014 में आया, 2014 से अभी तक चल रहा है, ठीक है। 2014 के बाद में 2019 के चुनाव में फिर पावर में आ, तो एनडीए 4 हो गया, ठीक। तो सरकार ने मतलब यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली क्या है, वो सिलेबस में ऐड किया है। तो अब दी भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन मई 2014 एंड आफ्टर नियरली 30 years in the Indian politics, a strong government with an absolute majority was established at the center। तो यहाँ पे बेसिकली भी बताया गया कि एनडीए थर्ड के बारे में एक आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया कि एक लंबे समय के बाद, क्यों? क्योंकि 1989 के बाद से, जिसे अगर आप देखोगे हमने पढ़ा भी था, क्या है, कोलिजन पॉलिटिक्स वाला सिस्टम चल रहा था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी बिगड़ती, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनती, तो कोलिजन पॉलिटिक्स को खत्म करते हुए आप क्या देख रहे हो? कोलिजन पॉलिटिक्स को खत्म करते हुए पावर में कौन सी सरकार आती है? एक मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है। दो कॉल्ड एनडीए 3, द बीजेपी लेड कोलिजन ऑफ 2014 was largely different from its predecessors, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट। तो उसके पहले वाले जो कोलिजन रहे ना, जैसे कौन कौन से, यूपीए 1 और यूपीए 2, ठीक है, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 से ये अलग थी। कैसे अलग थी पता है? क्योंकि यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पुराने कोलिजन जो थे ना, वहां पे एक नेशनल पार्टी होती थी, ठीक है, और एक नेशनल पार्टी होती थी, दूसरे कोलिजन पार्टनर्स होते थे। लेकिन एनडीए 3 में कोलिजन वाज नॉट ओनली स्ट्रीड बाय नेशनल पार्टी बीजेपी, बट इट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय बीजेपी, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ नेशनल पार्टी बीजेपी लीड ही नहीं कर रही थी, बीजेपी के पास में क्लियर मेजोरिटी खुद की ही थी, 272 प्लस चाहिए रहती सीट्स। तो यहां पे क्या, उनके पास सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन था। मतलब कि कोलिजन तो उन्होंने इसलिए बना लिया कि साथी हैं हमारे, तो आ जाओ साथी बन जाओ, नहीं तो उनके पास में वैसे ही सरप्लस मेजोरिटी थी, ठीक है। जो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं उतनी सीट रिजर्व कर ली थी, ये चीज है। सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन क्या होता है? तो इट इज कह सकते हैं क्या, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर नेचर ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स इन विच यू कैन सी दैट वन पार्टी लीड द कोलिजन टू वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिजन, ठीक है। यहां पे पहले क्या होता है, कोलिजन को एक पार्टी लीड करती थी, लेकिन अब 2014 एनडीए 3 में ऐसा हुआ कि एक पार्टी ही डोमिनेट कर रही है, कोलिजन सिर्फ नाम मात्र। अगर कोलिजन पार्टनर्स सपोर्ट हटा भी लेंगे तो भी उनके पास सरप्लस मेजोरिटी वाला कोलिजन है, सरप्लस मेजोरिटी वाला, ठीक है। फिर लोकसभा चुनाव होते 2019 के, तो 2019 में एनडीए 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, 17th इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन, वंस अगेन ब्रॉट बैक बीजेपी लेड एनडीए 4 टू सेंटर पावर, विनिंग मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ 543। तो यहां पे भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पावर में आती है। द बीजेपी ऑन इट्स ओन 303, ठीक है। तो यहां पे 303 सीट तो सिर्फ बीजेपी की थी, तो अगेन सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन था, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी हैज won in the lower house since 1984 when Congress swept the elections in the aftermath of मिसेस इंदिरा गांधी assassination, ठीक है। तो आप जिस देखेंगे तो राजीव गांधी को जो प्रचंड बहुमत मिली थी, उसके बाद में 2019 में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत मिली 303 सीट की, वो चीज यहां पे दर्शाई गई है। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम? तो बेस्ड ऑन दी टिमल्टस सक्सेस ऑफ बीजेपी इन 2019, सोशल साइंटिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, दे हैव started equating contemporary party system with the बीजेपी सिस्टम। अब कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम को बीजेपी सिस्टम से इक्वेट किया जाने लगा, जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस का एरा खत्म हो गया था, तो वो वापस से वन पार्टी, जैसे कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था वैसे बीजेपी सिस्टम जो है, ठीक है, लाइक कांग्रेस सिस्टम डोमिनेट करता था पहले, वैसा बीजेपी सिस्टम हैज वंस अगेन स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब देखो सवाल यहां से, अगेन सैंपल पेपर में भी सवाल यहां से डाला है, पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आए। तो हम क्या देखते हैं, वाई एनडीए 3 अंडर बीजेपी इज कंसिडर्ड सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन। तो आप क्या बताएंगे, वन पार्टी लेड कोलिजन से वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिजन है, जहां पे सिंगल पार्टी को ही उतनी सरप्लस सीट्स हैं कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड कोलिजन पार्टनर्स टू अचीव दी कह सकते हैं मेजोरिटी फिगर। फाइन, एक्सेस द जर्नी ऑफ बीजेपी अंडर लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप एनडीए 3 का परफॉर्मेंस, एनडीए 4 का परफॉर्मेंस बता सकते हो। वाई सोशल साइंटिस्ट स्टार्टेड इक्विटिंग कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम विद दैट ऑफ बीजेपी सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या है, बीजेपी सिस्टम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, बीजेपी सिस्टम इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस का डोमिनेंस रहता था, कांग्रेस सिस्टम कहा गया है, जो हमने चैप्टर्स में पढ़ा, वैसे ये बीजेपी सिस्टम है, ठीक है। एक और टॉपिक जो एडिशनल टॉपिक है, लास्ट है, ठीक है। तो एक और एडिशनल टॉपिक जो है जिसपे क्वेश्चन बन के आ सकता है और जो दिया है आपके बुक में, वो है क्या, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो यहाँ पे इस टॉपिक में ये बताया गया है सिंपल सी चीज कि इंडियन पॉलिटिक्स जो पहले कास्ट और रिलीजन ड्रिवन होती थी, तो अब वो क्या है, डेवलपमेंट और गवर्नेंस ड्रिवन हो गई है। पता नहीं हुई कि नहीं हुई है, लेकिन ये आपको इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस में दिया गया है, ठीक है। तो इश्यूज एंड डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस में ये दिया गया है कि कास्ट एंड रिलीजियस
बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती थी, तो अब उससे क्या है, अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस की बात करने लगी है। अ मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 इन इज दिस शिफ्ट, ठीक है, ये शिफ्ट एक मेजर चेंज रहा है। The NDA 3 government started several socio-economic welfare schemes to make development and governance accessible to the masses, such as प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना एक्सेट्रा। ये सारी स्कीम्स के थ्रू NDA 3 गवर्नमेंट जो है, तो उसने ये कहना है, ठीक है, कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस ड्रिवन पॉलिटिक्स हो गई, इशू ऑफ डेवलपमेंट और गवर्नेंस को हाईलाइट किया जा रहा है। तो कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ऑल दीज स्कीम्स इंटेंडेड टू take administration to the doorstep of the common man by making rural household, particularly the women, real beneficiary of central government schemes। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन अगर बनता है आपका तो ये बनेगा, डिस्क्राइब द मेजर चेंज इन द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, एडिशनल मटेरियल में जो आपको दिया गया है, एडिशनल टॉपिक में आपको ये बताना है कि कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से हटके अब क्या इशू और डेवलपमेंटल, मतलब इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस में फोकस किया जाने लगा। मल्टीपल पॉलिसीज आ गई है और इन पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि डोर स्टेप तक गवर्नमेंट को पहुंचाया जा सके, वुमेन को इंक्लूड किया जा सके डेवलपमेंटल प्रोसेस में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एडिशनल टॉपिक्स। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। ठीक, ये कम्युनिटी टैब होता है अनअकैडमी ऐप पे, जहां पे नोट्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने आपको बता दिया, आप वहां से भी ले सकते हैं एज यू विश। ठीक है, और अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारे ढेरों फीचर्स होते हैं, स्पेशल क्लास होती है, पेड क्लासेस होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, CUET की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो इफ यू आर प्लानिंग कि आप CUET वगैरह की प्रिपरेशन चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी प्लस पर आप CUET में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, and you can get maximum discount using this code. I hope you people enjoyed it. मिलते हैं आज शाम बजे वाले 6 वाले सेशन में, जिसमें दूसरी बुक को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।